सेट नंबर 65 और 65 का उत्तराखंड का पहला प्रश्न। 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया? तो उत्तराखंड को पहला स्वर्ण पदक दिलाया किसने? अचोम तमस ने दिलाया। किसने? अचोम तपस ने। अचोम जो तपस है, इसने जिस खेल में उत्तराखंड को पहला स्वर्ण पदक दिलाया वो खेल कौन सा था? वुशु खेल था। कौन सा खेल था? वुशु खेल। तो वुशु खेल में उत्तराखंड को पहला गोल्ड मेडल मिलता है। कितना मिलता है? पहला गोल्ड मेडल मिलता है। 38वां राष्ट्रीय खेल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पे 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किसने करवाया? उत्तराखंड ने करवाया, यानी कि मेजबानी किसने करी? उत्तराखंड ने करी। ठीक। 38वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है ये उत्तराखंड में कब से होता है? 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में होता है। ठीक है, 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच में होता है। जब भी कोई भी बड़ा गेम स्टार्ट होता है तो हर गेम का क्या होता है? एक शुभंकर होता है ना? तो ऐसे ही 38वें राष्ट्रीय खेल यानी उत्तराखंड में जो शुभंकर था इस खेल का, वो कौन सा था? ये था मौली। ठीक है, मौली मतलब मोनाल। ठीक है, मौली। और वहीं अगर बात करें तो इस खेल की जो टैगलाइन थी, टैगलाइन क्या थी? हाँ, टैगलाइन थी संकल्प से शिखर तक। संकल्प से शिखर तक इस खेल की क्या थी? टैगलाइन थी। वहीं अगर बात करें विषय की या थीम जिसे हम बोलते हैं, तो इस खेल की जो थीम थी वो क्या था? हरित खेल, यानी स्पेशली जो है ग्रीन गेम्स पे क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? फोकस किया जाएगा, है ना, ताकि पर्यावरण वगैरह को क्या ना हो, नुकसान ना हो। ठीक है, हरित खेल हो जाएगा। इसके अलावा जनरली क्या होता है? एक मशाल होती है और मशाल का जो नाम था वो क्या था? तेजस्विनी। मशाल का नाम क्या था? तेजस्विनी था। ठीक है, और ध्वजवाहक या जो तेजस्विनी मशाल वाहक जो थे उनका नाम क्या था? लक्ष्य सेन। उत्तराखंड के एक फेमस बैडमिंटन खिलाड़ी है कौन? लक्ष्य सेन। तो उनके द्वारा स्टार्ट किया गया। वहीं अगर बात करें तो इस टाइम पे जो कुल खेलों की जो संख्या थी 38वें राष्ट्रीय खेल में वो कितने थे? 38 नहीं 35, 35 खेल, है ना। और इन 35 खेल में से 4 खेल कैसे थे? प्रदर्शन वाले थे। 4 प्रदर्शन खेल। ठीक, और जो 4 प्रदर्शन खेल थे कौन कौन से थे? तो इनमें से एक हो जाएगा आपका कौन सा? एक है मलखंभ। एक कौन सा है? मलखंभ। एक है कौन सा? खलियारी, इसको क्या बोलते हैं? कलारी पयट। दूसरा है कलारी पयट। तीसरा खेल है आपका कौन सा? राफ्टिंग। राफ्टिंग हो जाएगा। और चौथा खेल आपका कौन सा था? योगासन। तो 4 आपके प्रदर्शन खेल हो जाएंगे। ठीक, मलखंभ, कलारी पैट, राफ्टिंग और आपका कौन सा हो जाएगा? योगासन हो जाएगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड ने सबसे ज्यादा जो पदक जीते हैं वो जीते हैं किसमें? मॉडर्न पैथलॉन खेल में। किसमें? उत्तराखंड ने सबसे ज्यादा किसमें जीते? मॉडर्न पैथलॉन खेल। पैथलॉन खेल में उत्तराखंड ने सबसे ज्यादा क्या जीते हैं? पदक जीते हैं। ठीक है, चलो जी। वहीं जब खेल हुआ तो खेल का जो ऑफिशियल शुभारंभ होता है वो कहां पे होता है? तो ये देहरादून में कौन सा स्टेडियम? राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम हो जाएगा, क्रिकेट स्टेडियम हो जाएगा। यहां से शुरुआत होती है और शुरुआत किसके द्वारा की गई? हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह खेल शुरू किया गया। और वहीं समापन की बात करें तो समापन कहां पे होता है? समापन होता है हाँ हल्द्वानी के स्टेडियम में। और हल्द्वानी में जो क्रिकेट स्टेडियम है वो कौन सा है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम। और यहाँ पे जो समापन किया गया किसके द्वारा किया गया? भारत के गृह मंत्री किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा इसका क्या किया गया? समापन किया गया। ठीक है, वहीं अगर पदक तालिका की बात करें तो ध्यान रखना, पदक तालिका में सबसे ज्यादा जो पदक जीते हैं वो किसने जीते हैं? वो जीते हैं SSCB के द्वारा। ठीक है, सर्विस सिलेक्शन कंट्रोल बोर्ड, है ना, यानी भारत में जो भी अलग अलग प्रकार की सर्विसेज हैं उनका जो टीम थी उसको SSCB बोलते हैं। इसके द्वारा जो कुल पदक जीते गए वो 121 के अराउंड जीते गए। कितने जीते गए? 121 कुल पदक कितने जीते? 121। वहीं इस 121 में से भी गोल्ड की बात करें तो गोल्ड कितने जीते? कितने? 68 हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आया आपका कौन सा? महाराष्ट्र।
और महाराष्ट्र ने कुल जो पदक जीते वो कितने जीते? 201 पदक जीते। और इनमें गोल्ड की बात करें तो गोल्ड कितने जीते? 55 गोल्ड। ठीक है, 55 गोल्ड। वहीं तीसरे नंबर पे कौन सा रहा? हरियाणा। और हरियाणा ने जो कुल पदक जीते हैं वो कितने जीते हैं? 153। और 153 में इन्होंने गोल्ड कितने जीते? कौन कितने? 48 गोल्ड जीते। ठीक है, तो देखो रैंकिंग इसके हिसाब से मत देखना, रैंकिंग हमेशा गोल्ड के हिसाब से होती है। जिस टीम ने सबसे ज्यादा गोल्ड जीते होंगे वो रैंकिंग में क्या होगा? पहले नंबर पे होता है। जैसे एसएससीबी ने भले पदक कम जीते हैं लेकिन गोल्ड सबसे ज्यादा जीते, तो इसलिए रैंकिंग में क्या है? नंबर 1 है। महाराष्ट्र ने ज्यादा पदक जीतने के बावजूद भी सेकंड नंबर पे है क्योंकि गोल्ड इन्होंने कम जीते हैं। ठीक, वहीं अपने उत्तराखंड की बात करें तो हमारे उत्तराखंड का अभी तक का सबसे बेस्ट प्रदर्शन रहा है राष्ट्रीय खेलों में, और एक कौन सा नंबर रहा है? 7वां नंबर। कौन सा नंबर उत्तराखंड का रहा है? 7वां नंबर रहा है। उत्तराखंड ने गोल्ड की बात करें तो कुल गोल्ड कितने जीते? तो उत्तराखंड ने कुल गोल्ड जीते कितने? 24 गोल्ड। 24 गोल्ड जीते हैं। वहीं सिल्वर की बात करें तो सिल्वर कितने जीते हैं? 35। ठीक है, और वहीं अगर बात करें रजत, ठीक है, ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज कितने जीते हैं? तो ब्रॉन्ज जीते हैं 44। तो टोटल मिला के कितना हो जाता है? 103। तो उत्तराखंड ने कुल 103 पदक जीते। ठीक है, तो उत्तराखंड 7वें नंबर पे, 24 गोल्ड, 35 सिल्वर और 44 आपकी क्या हो जाएंगे? ब्रॉन्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो राष्ट्रीय खेल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक नेशनल लेवल का ये क्या है? आपका इवेंट है, तो इसीलिए यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। अभी जो लास्ट जो लीक हुआ था जो पेपर, उसमें भी राष्ट्रीय खेल से संबंधित क्या रखा था? एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए एक एक करके। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 सरकारी श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखना, रुद्रपुर जो नगर निगम है जो कि कहां पे हो जाएगा? आपका उधम सिंह नगर में, इसको क्या दिया गया? प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया? तो दिया गया रुद्रपुर नगर निगम को, है ना। तो इन्होंने जो सफाई वगैरह या जो भी पर्यावरण के क्षेत्र में एक प्रॉपर सस्टेनेबल तरीके से जो इस निगम ने काम किया है, तो इसलिए उनको क्या दिया गया? दिया गया। ठीक, वहीं अगर निजी क्षेत्र की बात करें, है ना, तो निजी क्षेत्र में बात करें तो निजी क्षेत्र में जो है जिस या निजी श्रेणी में जिन व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया वो कौन कौन थे? तो एक है आपके कौन? विजय जड़धारी। एक व्यक्ति आपके कौन से? विजय जड़धारी हो जाएंगे। ठीक है, तो निजी क्षेत्र में एक तो विजय जड़धारी को दिया जाता है और दूसरा प्रताप सिंह पोखरियाल, और दूसरा किसे दिया गया? प्रताप सिंह पोखरियाल को दिया गया। प्रताप सिंह पोखरियाल, ये दोनों लोग क्या है? पर्यावरण प्रेमी है, पोखरियाल को दिया गया। तो निजी क्षेत्र में विजय जड़धारी और प्रताप सिंह पोखरियाल को, और वही सरकारी श्रेणी में जो है रुद्रपुर नगर निगम को सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न है, ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है आपके और बड़े इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की बात करें तो हमें इनको मैच करना है, तो मैच करिए भाई। 13 आदर्श ग्रामों को उनके जनपदों से क्या करना है? सुमिलित करना है। देखो राज्य सरकार ने एक योजना चलाई है और उस योजना का नाम है, ठीक है, 13 आदर्श संस्कृत ग्राम योजना या एक जनपद एक संस्कृत ग्राम योजना। हर जनपद में एक गांव डिसाइड किया गया है जहां पे संस्कृत भाषा को क्या दिया जाएगा? बढ़ावा दिया जाएगा, है ना। ठीक है, तो वहां पे वेदों का या जो भी आपकी उपनिषद हैं या जो भी संस्कृति से संबंधित जो भी चीजें होंगी उनका खूब प्रचार प्रसार किया जाएगा। और ऐसे गांव हर जनपद में एक एक गांव डिसाइड किया गया है। जैसे सबसे पहले बात करें भोगपुर। भोगपुर जो गांव है ये कहां पड़ता है? डोईवाला देहरादून में पड़ता है। तो देहरादून का जो भोगपुर गांव है इसको संस्कृत ग्राम घोषित किया गया। वहीं गौदा, गौदा की बात करें तो जो गौदा है ये आपका कहां पर है? खिरसू, पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, तो पौड़ी का संस्कृत गांव कौन सा है? गौदा है। वहीं उर्ग की बात करें तो उर्ग आपका कहां पर है? तो उर्ग है आपका मुनाकोट, पिथौरागढ़ में। वहीं खर्क कारकी की बात करें तो खर्क कारकी जो है आपका कहां पर है? चंपावत का संस्कृत ग्राम घोषित किया गया। ठीक है, तो 4 जनपद तो आपके ये होगी। ठीक, देहरादून का संस्कृत ग्राम कौन सा है? भोगपुर।
पिथौरागढ़ का कौन सा है? उर्ग। पौड़ी का कौन सा है? गोदा। और चंपावत का कौन सा है? खर्क कार्की। वहीं और संस्कृत ग्रामों की बात करें तो एक आपका बागेश्वर में, ठीक है, बागेश्वर की बात करें हम सबसे पहले, तो बागेश्वर में जिस गांव को संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है उस गांव का नाम क्या है? सेरी गांव। बागेश्वर में कौन सा गांव है? सेरी गांव है। वहीं अगर अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा में है जैती पांडे कोटा। अल्मोड़ा में कौन सा है? अल्मोड़ा में है जैती पांडे कोटा। जैती पांडे कोटा हो जाएगा। वहीं अगर हम नैनीताल में बात करें तो नैनीताल के जिस गांव को संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है उस गांव का नाम क्या है? उस गांव का नाम है पांडे गांव। कौन सा गांव है? पांडे गांव। ठीक है। और कुमाऊं में कौन सी जनपद है? कौन सा छोटा? आपका उधम सिंह नगर। और उधम सिंह नगर की बात करें तो उधम सिंह नगर में जिस गांव को घोषित किया गया उसका नाम है नगला तराई। उस गांव का नाम है नगला तराई। ठीक, तो देखो ये है आपके कुमाऊं जनपद के। बागेश्वर में सेरी गांव, अल्मोड़ा में जैती पांडे कोटा, नैनीताल में पांडे गांव और उधम सिंह नगर में नगला तराई गांव को संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है। वहीं अगर हम गढ़वाल क्षेत्र में बात करें तो देखो गढ़वाल में कौन कौन से गांव है, तो सबसे पहले गढ़वाल में लिखेंगे आप जैसे रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग में कौन सा गांव है? तो रुद्रप्रयाग में एक गांव है बेंजी गांव। कौन सा गांव है? बेंजी गांव। ठीक है, रुद्रप्रयाग में कौन सा गांव है? बेंजी गांव। अभी हाल में ही बेंजी गांव पेपर में भी आया हुआ था ऑप्शन में। हालांकि वो संस्कृत ग्राम से संबंधित नहीं था, वो नदी के किनारे से संबंधित आ रखा था। अब आपको पता होना चाहिए उसने बेंजी क्यों पूछा, जबकि बेंजी गांव इतना कुछ है भी नहीं, छोटा ही गांव है ना। इसीलिए पूछा था क्योंकि बेंजी गांव क्या किया? संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है। लेकिन उसने संस्कृत ग्राम नहीं पूछा था, उसने ये पूछा था कि अलकनंद मंदाकिनी नदी के आसपास कौन सा है। ऐसे मिलान के लिए पूछा, अलकनंदा के आसपास ऐसी 4 नदियां दे रखी थी और मिलान करने के लिए कौन सा गांव आसपास पड़ता है। तो बेंजी इसीलिए दिया था क्योंकि बेंजी कुछ टाइम क्या था? चर्चाओं में था। ठीक, ऐसे ही बात करें तो टिहरी गढ़वाल में, टिहरी गढ़वाल का जो गांव है वो कौन सा है? मुखेम गांव। सेम मुखेम जो गांव है, तो टिहरी गढ़वाल का मुखेम गांव को संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है। वहीं अगर चमोली की बात करें तो चमोली में कौन सा गांव है? तो चमोली में है डिम्मर गांव। चमोली के डिम्मर गांव को संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है। चमोली का कौन सा गांव हो जाएगा? डिम्मर गांव। वहीं अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में है, हरिद्वार में कौन सा है? नूरपुर। नूरपुर पंजन हेड़ी। नूरपुर पंजन हेड़ी। ठीक है, नूरपुर पंजन हेड़ी। तो हरिद्वार में हो जाएगा नूरपुर पंजन हेड़ी हो जाएगा। ठीक है, नूरपुर पंजन हेड़ी हो जाएगा। उत्तर काशी की बात करें तो उत्तर काशी में कौन सा गांव है? कोट गांव। तो उत्तर काशी का कोट गांव को संस्कृत ग्राम घोषित किया गया है। राइट, तो ये गढ़वाल क्षेत्र के आपके क्या हो जाएंगे? संस्कृत ग्राम हो जाएंगे। गढ़वाल में रुद्रप्रयाग में बेंजी, टेरी गढ़वाल में मुखेम गांव, चमोली में डिम्मर गांव, हरिद्वार में नूरपुर पंजन खेड़ी, उत्तर काशी में कोट गांव हो जाएगा। ठीक है, पौड़ी में गोदा गांव, पिथौरागढ़ में उर्ग, देहरादून में खरककार की, चंपावत नहीं देहरादून में भोगपुर और चंपावत में खरककार की। वहीं बागेश्वर में सेरी, अल्मोड़ा में जैती पांडे कोटा, नैनीताल में पांडे गांव और उधम सिंह नगर में नगला तराई। ध्यान रखना यह योजना जो है कहां से स्टार्ट? सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा 10 अगस्त 2025 से, है ना, भोगपुर से इसकी क्या की गई? शुरुआत की गई। कहां से शुरू की गई? भोगपुर से शुरुआत की गई थी। चलो जी, तो ये आपको 13 जनपदों में 13 संस्कृत ग्राम आपको क्या रखने? अच्छे से याद रखने। अगला प्रश्न आ जाओ। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया? उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया? तो जैसे ही हमारा उत्तराखंड बनेगा वैसे उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा, क्योंकि संविधान में व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य का क्या होना चाहिए? अपना एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। तो 9 नवंबर 2000 को हमारे राज्य का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। और जैसे ही गठन होगा तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय का भी गठन किया जाएगा, है ना। और किसी भी राज्य में उच्च न्यायालय होना संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान के अनुच्छेद नंबर कौन सा है? 214। ठीक है, 216 में चीफ जस्टिस की नियुक्ति, बाकी अन्य जजों की नियुक्ति। ठीक, इसके अलावा देखो पिछले ही सेट में हमने
हमारे कई सारे चीफ जस्टिस के बारे में डिस्कशन किया था, कितने कितने कौन कौन से रहे, तो एक बार आज फिर कर लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए अच्छे से, है ना। ठीक है, चलो जी। तो जितने भी अभी तक हमारे क्या हुए हैं, क्या हुए हैं, जितने भी चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हुए हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले चीफ जस्टिस हमारे उत्तराखंड के जो पहले नंबर पे बने थे, उनका नंबर क्या था, अशोक अवेंद्र देसाई। अशोक अवेंद्र देसाई। अशोक अवेंद्र देसाई जो है ये उत्तराखंड के क्या बने, पहले चीफ जस्टिस बने। अगर कभी प्रश्न ये भी आता है कि उत्तराखंड के पहले कार्यवाहक चीफ जस्टिस कौन बने, तो भी कौन होगा, अवेंद्र देसाई जी हो जाएंगे। क्लियर, चलो जी। अवेंद्र देसाई के बाद दूसरे जो हमारे बने वो कौन थे, एस एच कपाड़िया। उनका नाम क्या था, एस एच कपाड़िया। एस एच कपाड़िया उत्तराखंड हाई कोर्ट के दूसरे चीफ जस्टिस बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके बारे में खास बात ये भी याद रखना है कि एस एच कपाड़िया बाद में सुप्रीम कोर्ट क्या हो जाते हैं, प्रमोट हो जाते हैं, और ये भारत के क्या बनते हैं, चीफ जस्टिस भी बनते हैं। ठीक है, और कौन से नंबर के, 38वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखना आपको। एस एच कपाड़िया बाद में सुप्रीम कोर्ट के भी क्या बनते हैं, चीफ जस्टिस बनते हैं, ये भी ध्यान रखना। एस एच कपाड़िया। एस एच कपाड़िया के बाद तीसरे नंबर के जो है वो है विकास सिरपुरकर। कौन है, विकास सिरपुरकर। विकास सिरपुरकर। तो विकास सिरपुरकर जो है उत्तराखंड हाईकोर्ट के तीसरे चीफ जस्टिस बनते हैं। वही चौथे नंबर के चीफ जस्टिस बनते हैं सी जोसेफ। कौन बनते हैं, सी जोसेफ। सी जोसेफ के बाद अगले जो बनते हैं उनका नाम है राजीव गुप्ता। राजीव गुप्ता। ठीक है, राजीव गुप्ता के बाद कौन होंगे, विनोद गुप्ता। राजीव गुप्ता के बाद कौन बनते हैं, विनोद गुप्ता उत्तराखंड के क्या बनते हैं, चीफ जस्टिस बनते हैं। विनोद गुप्ता के बाद 7वें नंबर के चीफ जस्टिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है JS केहर, जगदीश सिंह केहर। और ये 7वें नंबर के इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी बाद में सुप्रीम कोर्ट क्या हो जाते हैं, प्रमोट हो जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के क्या बनते हैं, चीफ जस्टिस बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और कौन से नंबर के, 44वें नंबर के, 44 नंबर के चीफ जस्टिस बनते हैं। उसके बाद 8वें नंबर के उत्तराखंड के चीफ जस्टिस बनते कौन, वारिन घोष, या वारी घोष जिसे हम बोलते हैं। वारी घोष के बाद अगले चीफ जस्टिस बनते हैं KM जोसेफ। KM जोसेफ, राइट। KM जोसेफ के बाद अगले कौन बनते हैं, रमेश रंगनाथन। रमेश रंगनाथन। रमेश रंगनाथन उत्तराखंड हाईकोर्ट के क्या बनेंगे, चीफ जस्टिस बनेंगे। रमेश रंगनाथन के बाद कौन बनते हैं, राघवेंद्र सिंह चौहान। राघवेंद्र सिंह चौहान हो जाएंगे। और राघवेंद्र सिंह चौहान के बाद अगले बनते विपिन सांगी। विपिन सांगी बनते हैं। विपिन सांगी के बाद कौन बनते हैं, ऋतु खंडोड़ी। अच्छा, ऋतु बहाड़ी, खंडोड़ी नहीं, ऋतु बहाड़ी। और ऋतु बहाड़ी के बाद वर्तमान में कौन है जी नरेंद्र, गुहानाथन नरेंद्र हो जाएंगे। तो गुहानाथन नरेंद्र वर्तमान में क्या है, उत्तराखंड हाईकोर्ट की क्या है, चीफ जस्टिस है। क्लियर, तो ये सारे आपको क्या रखने चाहिए, याद रखने। अगर अब भी नहीं हुए होंगे याद तो फिर बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। 2-3 बार मैं इनको लिख चुका हूँ, ठीक है, तो ये याद होने चाहिए। अब अच्छे से याद कर लो इनको। चलो जी, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, और ये है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो अपना त्यागपत्र वो किसे देता है, तो किसे देगा अपना त्यागपत्र। अगर कोई भी विधानसभा, जैसे मान लो अभी कौन है हमारी, ऋतु खंडूड़ी है ना, ऋतु खंडूड़ी अभी उत्तराखंड विधानसभा की क्या अध्यक्ष है। अगर इनका मन करता है कल के दिन, वैसे तो मन क्यों ही करेगा, है ना, पर मान लो एक बार के लिए अगर इनका मन करता है मैं त्याग पत्र देना चाहती हूँ, है ना, मुझे नहीं करना अध्यक्ष, मजा नहीं आ रहा है, चिल्लाते रहते इधर, है ना, ऐसे चिल्लाते रहते ना विधानसभा में, अध्यक्ष बोले ए चुप बैठ बैठ, है ना, आपका टाइम, और सुनते ही नहीं, देखा आपने ऐसे, है ना। चलो, तो अगर मान लो वो चाहते हैं कल के दिन मैं इस्तीफा दे दूं, तो किसे देंगे ये अपना त्याग पत्र, है, हाँ, राज्यपाल को देंगे ना, उपाध्यक्ष को, ठीक है, किसको देंगे, उपाध्यक्ष। तो ध्यान रखना कि राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र जो है किसको देता है, तो विधानसभा का जो उपाध्यक्ष होता है उसको देते हैं, ठीक है। अब उपाध्यक्ष भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है। अगर अध्यक्ष अनुपस्थित हुआ तो फिर जो विधानसभा की अध्यक्षता है वो कौन करता है, उपाध्यक्ष करता है। अब अध्यक्ष तो हम जनरली पढ़ते रहते हैं, आपको याद भी होगा ही, है ना, राज्य के अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, हाँ
हैं? अच्छा, यशपाल आर्य थे। अच्छा, प्रकाश पंत पहले, अंतरिम पहले, या इनको क्या बोले अंतरिम, कौन थे? प्रकाश पंत। प्रकाश पंत उत्तराखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। वहीं पहले निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे कौन? यशपाल आर्य थे, है ना, यशपाल आर्य। और वर्तमान में कौन है? बाकी तो हमने देखे ही हैं, तो वर्तमान में कौन है? वर्तमान में रितु खंडूड़ी जी। ठीक है, अलग बात देखते हैं हम आज। अलग बात हम ये देखते हैं कि हमारे उत्तराखंड के आज तक उपाध्यक्ष कौन कौन रहे, ये इंपॉर्टेंट है ना। बाकी तो अध्यक्ष तो आप पढ़ते रहते हैं, है ना, किताब में भी पढ़ते रहते हैं। उपाध्यक्षों की बात करें तो अभी तक हमारे जो उपाध्यक्ष रहे हैं, सबसे पहले हमारे राज्य के पहले जो उपाध्यक्ष बने हैं उनका नाम था विजया बर्थवाल। ठीक है, विजया बर्थवाल। विजया बर्थवाल जो थे उत्तराखंड विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष बने। वहीं दूसरे उपाध्यक्ष की बात करें तो उनका नाम था अनुसुया प्रसाद मैखुरी। उनका नाम क्या था? अनुसुया प्रसाद, अनुसुया प्रसाद मैखुरी। अनुसुया प्रसाद मैखुरी हो जाएगा। ठीक है, अनुसुया प्रसाद मैखुरी जो है ये दूसरे विधानसभा उपाध्यक्ष बने। और तीसरे नंबर की बात करें तो उनका नाम था रघुनाथ सिंह चौहान। रघुनाथ सिंह चौहान, रघुनाथ सिंह चौहान। तो ये ठीक है, तीसरे हमारे क्या बने? उपाध्यक्ष। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार उपाध्यक्ष को बनाया जाए, है ना, नहीं भी बनाती है। तो अभी तक तो 3 ही बने हैं। ठीक है, हर बार नहीं, जब बनाएगी तो ये 3 लोग थे, विजय बर्थवाल, अनुसुया प्रसाद मैखुरी और रघुनाथ सिंह चौहान जी हो जाएगी। ठीक, अगले प्रश्न पे आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखो, राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी, तो कौन बनी राज्य की पहली मुख्य सचिव? है, राज्य की पहली मुख्य सचिव बनी है राधा रतूड़ी। कितना प्यारा नाम है, राधा रतूड़ी, है ना। तो राधा रतूड़ी जो है उत्तराखंड की पहली मुख्य सचिव बनी, है ना। अब ये मुख्य सचिव क्या होता है? क्या होता है मुख्य सचिव? है, बताओ। है, चीफ सेक्रेटरी। मेरे को नहीं पता था ना अंग्रेजी में। हाँ, मेरे को कहाँ थी इतनी अंग्रेजी। है, चीफ सेक्रेटरी थी। है, क्या बता, कितनी बार मैं बता चुका मुखिया सचिव? हाँ बताओ, याद नहीं याद। देखो, चीफ सेक्रेटरी की बात करें तो ध्यान रखना, किसी भी राज्य का सबसे बड़ा जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो होता है मुख्य सचिव होता है, या उसी को क्या बोलते हैं? चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, तो क्या लिखोगे? राज्य का क्या होता है? सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी। सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी। राज्य का जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है वो होता है आपका कौन? मुख्य सचिव होता है भाई। इससे ऊपर कोई नहीं है राज्य में। अगर अधिकारियों में बात करें, अधिकारी तो हजारों अधिकारी होते हैं एक राज्य में, है ना, लेकिन सबसे बड़ा कौन है आपका? मुख्य, हाँ, मुख्य सचिव। और वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है वर्तमान में? अभी हमारे राज्य में अभी कौन है वर्तमान में? है, तो वर्तमान में कौन है? आनंद वर्मन। इतनी बार बता चुका, आनंद वर्मन। आनंद वर्मन जो है, आनंद वर्मन या वर्धमन ऐसे कुछ है। ठीक है, आनंद वर्धमन जो है वर्तमान में उत्तराखंड के क्या है? चीफ सेक्रेटरी हैं, मुख्य सचिव। यानी सबसे बड़ा आईएएस अधिकारी कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। इससे ऊपर कोई नहीं होता फिर राज्य में। ठीक है, ठीक। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है एक जिले का? है, कौन होता है जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी? राज्य का तो हमने देख लिया, राज्य का तो मुख्य सचिव होता है, पर जिले का कौन होता है? जिला या तो डीएम होता है, जिला सचिव। जिला सचिव कौन सा होता है भाई? है, हाँ, डीएम होता है। कौन होता है? डीएम। जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होते हैं डीएम। इसी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, है ना, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, या इसी को जिला कलेक्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिला कलेक्टर भी कहा जाता है। या इसी को और कुछ भी बोलते हैं, और कुछ भी बोलते हैं। हाँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जिलाधिकारी नहीं बोलते हैं? अरे जिलाधिकारी नहीं बोलते हैं,
ठीक है, जिला अधिकारी। जैसे देहरादून के वर्तमान में जिला अधिकारी कौन है? जिस शहर में आप रह रहे हो, जिस देहरादून में हम रह रहे हैं, वहां का जिला अधिकारी कौन है? चर्चाओं में रहते हैं वो हर टाइम, है? हाँ, याद नहीं आ रहा है, बताओ कौन है? वैसे एग्जाम के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका नाम है सविन बंसल। भूल गए आप लोग, सविन बंसल। इतनी बार तो चर्चाओं में अखबारों में रहते हैं सविन बंसल, है ना। ये देहरादून के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो ध्यान रखना। इसका ये मतलब नहीं है कि देहरादून में सबसे बड़ा आदमी है ना, देहरादून तो राजधानी भी है। देहरादून में तो कितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, जब वो अधिकारी मिलेंगे ना तो ये कुछ नहीं है उनके सामने, है ना। क्योंकि देहरादून में क्या है, विधानसभा भी है, सचिवालय भी है, और सभी विभागों के हेडक्वार्टर भी है। तो यहाँ तो इससे भयंकर भयंकर अधिकारी बैठे हुए हैं, पर लेकिन केवल जब देहरादून जिले की बात करेंगे तब इससे बड़ा अधिकारी कोई नहीं है। अब जब हम सचिवालय की बात करें तो ये देहरादून का थोड़ी ना है सचिवालय, सचिवालय तो पूरे राज्य का है ना। तो मैं देहरादून जनपद के अंदर की बात करूं, देहरादून जनपद के अंदर इससे बड़ा कोई नहीं है ना। तो ऐसे हर जनपद में सबसे बड़ा अधिकारी होता है डीएम, होता है जिलाधिकारी। राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता है आपका कौन सा? मुख्य सचिव, जो कि वर्तमान में आनंद वर्धमान है। और पहली मुख्य सचिव बनी महिला में कौन? राधा रतुड़ी। और अभी राधा रतुड़ी किसी और पद पे भी कार्यरत है ना। इसके बाद जब ये रिटायर हुई तो इनको और पद दिया गया, दूसरा पद इनको दिया गया राज्य सूचना आयुक्त, ठीक है, हाँ, सूचना आयुक्त, ये भी ध्यान रखना। और ध्यान रखना ये राज्य में सूचना आयुक्त बनने वाली भी पहली महिला है, जहां जा रही है वहां हिस्ट्री बना रही है ना, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य की पहली महिला सूचना आयुक्त, यानी क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन कमिश्नर, है ना, ठीक है। तो आपकी कमिश्नर कौन है? सूचना आयुक्त। ये भी कौन है? राधा रतुड़ी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है इतनी बात? इसके अलावा लीलावती राणा की बात करें तो लीलावती राणा भी वर्तमान में जो है किसी पद पे है। और किस पद पे है? तो उत्तराखंड जो जनजाति आयोग है, उत्तराखंड जनजाति जो आयोग है, ठीक है, उसकी क्या है? अध्यक्ष है वर्तमान में, है ना। और आजकल जनजाति से संबंधित कुछ चल रहा है? कुछ चल रहा है आजकल? जनजाति से संबंधित आजकल कुछ चल रहा है? क्या चल रहा है? हाँ, ये शालिनी बताइए क्या चल रहा है? हैं? कुछ नहीं चल रहा? क्या चल रहा है? अरे मेला नहीं चल रहा है, आदि गौरव महोत्सव पूरे भारत में। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पे पूरे भारत में क्या चलाया जाता है? आदि गौरव महोत्सव, है ना। भगवान माना जाता है उनको, बिरसा मुंडा को, है ना। तो ध्यान रखना है। तो आजकल जो है आदि गौरव महोत्सव, हाँ, 15 नवंबर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आजकल देखा ना परेड ग्राउंड में भी चल रहा है ना। हाँ, चलो चलो। तो लीलावती राणा जो है वो जनजाति आयोग की क्या है? अध्यक्ष है वर्तमान में। वहीं बात करें कुसुम कंडवाल की, तो कुसुम कंडवाल कौन है? ये वर्तमान में उत्तराखंड महिला आयोग की क्या है? अध्यक्ष। तो ये भी याद रखना भाई, बड़े इंपॉर्टेंट नाम है। वैसे भी आजकल महिलाओं का ही जमाना है ना, ठीक है। ठीक, तो सरकार भी महिलाओं को खूब प्रोत्साहित कर रही है, तो इसीलिए देखो ऐसे पद इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक। चलो जी, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं हम। और अगला प्रश्न हमारे पास ये प्रश्न है, मिलान करना आपको, तो मिलान कीजिए। सर्वाधिक विकास खंड वाला जनपद कौन सा है? सर्वाधिक विकास खंड वाला जो जनपद है वो कौन सा है आपका? पौड़ी गढ़वाल है ना। और पौड़ी में कुल विकास खंड कितने हैं? तो पौड़ी में लगभग लगभग 15 विकास खंड है। वहीं सबसे कम विकास खंड वाली जनपदों की बात करें तो सबसे कम कहां पर है? तो ये आपके हैं बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में, लगभग लगभग 3-3 है यहाँ पे, 3 बागेश्वर में, 3 रुद्रप्रयाग में। सर्वाधिक तहसील वाला जनपद जो है वो कौन सा आपका? वह है पिथौरागढ़, लगभग ऐसे ही है, 13 या 15 कुछ ऐसे ही। और सबसे कम तहसील वाला जनपद जो है आपका रुद्रप्रयाग, वो हरिद्वार हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी। तो 1 का 3, 2 का 4, 1 का 3, 2 का 4, बस एक ही तो मिला आपका, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न है गढ़वाल में खेतों में सामूहिक रूप से गोबर डालने के लिए क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मूल्यार्थ, है ना, थोड़ा ठीक से नहीं लिखा, मूल्यार्थ, ठीक है, मूल्यार्थ कहा जाता है ना। मूल्यार डालना, मूल्यार्थ बोलते हैं ऐसे, है ना। गोबर, हाँ, जैसे भाई, जैसे मान लो आज हमने गोबर डालने हैं, तो मैंने बगल में किसी और को बोल दिया यार मेरे साथ डाल दे,
है ना। अभी उनका गोबर कच्चा है तो वो इसलिए नहीं डाल रहे हैं ना, तो हम कह रहे हैं आज मेरे साथ आ जा, जब तुम्हारा गोबर पक जाएगा तो तब, पकना का मतलब क्या, आग में नहीं पकाना हो, मतलब सूखा टाइप का ना, ठीक है। तो आज जैसे दूसरे परिवार वाला हमारे साथ आ गया, तो जिस दिन उनका नंबर आएगा गोबर डालने का, उस दिन हम उनके साथ जाएंगे, इसको बोला जाता है मूल्यार्थ डालना, है ना। ठीक है, चलो जी। ये नहीं हल्या गुंडियार्थ, हल्या, हल्या तो है ना हल लगाने वाला, इस तरीके से। चलो अगला प्रश्न, निम्न में सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है भाई। सबसे पहले तीन टिकटी विवाह, क्या होता है तीन टिकटी विवाह, है तीन टिकटी विवाह, किसमें होता है, क्या थारों में होता है तीन टिकटी विवाह, बिल्कुल होता है। ठीक है, जो तीन टिकटी विवाह होता है, यहाँ पे क्या किया जाता है, जैसे जनरली दो लोगों के बीच में जैसे ये बात कंफर्म हो जाएगी कि शादी मतलब होने वाली है, बात पक्की हो जाएगी, तो एक तरफ होगा वर पक्ष, दूसरा पक्ष कौन सा होगा, दुल्हन वाला पक्ष होगा, है ना, वधू वाला पक्ष होगा। जब इनके बीच में डिसाइड हो जाएगा कि हाँ अब शादी की बात कंफर्म है, आगे शादी होगी, साथ में क्या करते हैं कि जैसे मान लो जैसे एक है लड़का, ए है लड़का, बी है लड़की, है ना, तो ए का घर और बी का घर, ठीक है, इसी के घर में मान लो कोई भाई भूई है, या मान लो कोई बहनी है ना, और इसके घर में भी कोई भाई या बहन है, ठीक है, तो साथ में क्या कर लेते हैं, अरे छोड़ो ना, बाद में इसके लिए भी तो ढूंढना है ना, या इधर इसकी बहन है भाई है जो है, इसके लिए भी तो ढूंढना है, एक काम कर लेते ना, इन दोनों का भी आपस में कर लेते हैं, है ना। तो यानी कि दो का तो हो ही रहा था, तीसरे का भी वहां टिकट मिल गया, है ना, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, तीन टिकटी प्रथा कहा जाता है। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या होता है कि जब किसी तीसरे का भी विवाह क्या हो जाता है, पक्की हो जाती है, तो इसी को तीन टिकटी विवाह कहा जाता है, और ये किसमें होता है, थारुओं में होता है। ठीक, इसके अलावा बदला विवाह, बदला विवाह किसमें होता है, तो बदला विवाह होता है, राजी में नहीं होता है, ये भी किसमें होता है, थारुओं में होता है। अब बदला विवाह में क्या होता है कि जैसे मान लो दो की बात चल रही ना, तो बहनों का आदान प्रदान होता है यहाँ पे, है ना, बहनों का आदान प्रदान कैसे, मान लो जैसे ए मान लो और ये बी मान लो, है ना, ए और ये बी, ए की बहन जो भी है और बी की बहन जो भी है, ये इधर चली जाएगी और वो वाली इधर आ जाएगी, सिंपल से। तीन टिकटी में तो घर के बाहर रिश्तेदारों के यहाँ होगा, इसमें अपने ही घर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बदला विवाह, बहनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, बहनों का आदान प्रदान हो जाएगा। ठीक है, बहनों का आदान प्रदान हो जाएगा। इसके बाद बाजदिया की बात करें तो बाजदिया कहाँ होता है बाजदिया कहाँ होता है, तो बाजदिया होता है आपका जौनसारियों में। क्या ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जौनसार में विवाह को जनरली क्या बोलते हैं, जोजड़ो, जोजड़ो या जोजड़ा कुछ ऐसे बोलते हैं। तीन प्रकार के यहाँ पे क्या होते हैं, विवाह होते हैं। एक हो गया आपका कौन सा, बाजदिया, कौन सा होता है, बाजदिया। बाजदिया जो विवाह होता है बड़ी शान शौकत, खतरनाक वाला विवाह होता है, शान शौकत, जिसमें भाई अंधाधुन क्या किया जाता है, पैसा वो किया जाता है, लगाया जाता है, शान शौकत वाला विवाह होता है, बाजदिया होता है। वहीं अगर दूसरे प्रकार के विवाह की बात करें तो वो होती है बेवाकी, और बेवाकी जो विवाह होता है वो कैसा होता है, साधारण होता है, सिंपल, है ना, साधारण विवाह, नॉर्मल, ठीक है, विवाह ही तो है, कौन सी बड़ी बात है ना। और तीसरे प्रकार का विवाह होता है कौन सा, बोइदो दिकी, कौन सा होता है, बोइदो दिकी होता है। और बोइदो दिकी जो विवाह होता है, ये बोइदो दिकी विवाह कैसा होता है, ये एवरेज ना हमें ज्यादा करना है ना बिल्कुल खत्म वाली स्थिति करनी है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल ऑन एवरेज, है ना, तो ये मध्यम स्तरीय विवाह हो जाएगा, मध्यम मध्यम स्तरीय ये क्या हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। ठीक है, कौन सा विवाह हो जाएगा, मध्यम स्तरीय विवाह हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो जौन सारे में। और पलायन विवाह, पलायन विवाह किसमें होता है, ये राज्यों में होता है। ठीक है, तो यानी कि कौन सा सही नहीं था, बी वाला सही नहीं था, बदला विवाह राज्यों में नहीं बल्कि किसमें होता है, थारों में होता है। ठीक, अगला प्रश्न आ जाओ, और अगले प्रश्न की हम बात करें तो बताओ इस प्रश्न में, प्रश्न क्या है, तो निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है, तो महाराणा प्रताप का वंशज कौन मानती है, ठीक है, तो महाराणा प्रताप का वंशज मानती है कौन, थारो लोग। थारो लोग अपने आप को महाराणा प्रताप का क्या मानती है, वंशज मानती है, तो सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो थारुओं की बात करें तो थारो राज्य में कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं,
तो देखो ये रहते हैं आपके खटीमा, किच्छा, ठीक है। आपका कौन सा हो जाएगा, सितारगंज, ठीक है। ये आपके जो ब्लॉक वगैरह है, ठीक है। उसके अलावा आपका नानकमत्ता, नानकमत्ता, तो ये आपके लगभग इनके 141 गांव में जो है थारू लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो खटीमा, किच्छा, सितारगंज, नानकमत्ता हो जाएगा। इसके अलावा बात करें बोक्साओं की, तो बोक्सा भी आपके कहाँ रहते हैं, उधम सिंह नगर में रहते हैं। और उधम सिंह नगर में जहां पे रहते हैं वो आपका कौन सा इलाका है, बाजपुर है, ठीक है। काशीपुर है, काशीपुर हो जाएगा। इसके अलावा नैनीताल में कौन सा हो जाएगा आपका, रामनगर हो जाएगा। तो बाजपुर, काशीपुर, रामनगर यहाँ पे जो है आपके रहते हैं। इसके अलावा देहरादून में भी कुछ बोक्सा रहते हैं, लेकिन देहरादून में रहने वाली जो बोक्सा की जो जाति है उसको क्या बोलते हैं, मेहर कहा जाता है, ठीक। इसके अलावा राजियों की बात करें तो राजी कहाँ रहते हैं आपके, धारचूला, धारचूला हो गया, कनाली छीना हो गया, कनाली छीना हो गया, डीडी हाट। इन विकास खंडों के 9 गांव में जो है आपके राजी लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं, ठीक है। राजी लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। वहीं अगर भूटिया की बात करें तो भूटिया लोग बताओ कहाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, चमोली, ठीक है। उत्तरकाशी हो गया आपका, इसके अलावा चमोली हो गया, और इसके अलावा आपका पिथौरागढ़ हो गया, है ना। उत्तरकाशी में आपका बिल्कुल कौन सा, नेलंग, नेलंग वाला जो इलाका है, गंगोत्री वगैरह, है ना। वहीं चमोली में आपका मुख्य रूप से कौन सा है, माणा और नीतियां, नीति जो घाटी है। बहुत सारे गांव और है लेकिन ये बड़े गांव है, ठीक है, माणा और नीति। वहीं पिथौरागढ़ की बात करें, दारमा, ब्यासी, चौदांश, है ना, ये सारे इलाके आपके कौन से, भोटिया बाहुल्य आपकी क्या हो जाएंगे, क्षेत्र हो जाएंगे, ठीक। चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है, तो मिलान कीजिए। वीरणेश्वर मंदिर, वीरणेश्वर मंदिर की बात करें तो वीरणेश्वर मंदिर कहाँ है, बताओ भाई। वीरणेश्वर मंदिर है, वीरणेश्वर मंदिर आपका हो जाएगा कहाँ, अल्मोड़ा में। कहाँ हो जाएगा, अल्मोड़ा में हो जाएगा। स्नो व्यू का डांडा सुना ही होगा, नैनीताल में। विनशर महादेव पौड़ी गढ़वाल में, और क्रांतेश्वर महादेव आपके कहाँ हो जाएंगे, चंपावत में हो जाएंगे, ठीक है। और ताड़केश्वर महादेव कहाँ है, हाँ सुबह ही पढ़ा था आज, ताड़केश्वर महादेव पौड़ी गढ़वाल में हो जाएगा, है ना। ताड़केश्वर महादेव पौड़ी, और कमलेश्वर महादेव पौड़ी में। पौड़ी में कहां पर, पौड़ी में कहा है, पौड़ी में कहा, श्रीनगर गढ़वाल में हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, गोपेश्वर है, गोपेश्वर, गोपेश्वर में है ना, गोपीनाथ मंदिर, ठीक है, शिव के मंदिर है। तो ये ध्यान रखना आपको, वीरणेश्वर मंदिर आपका अल्मोड़ा में, स्नो व्यू नैनीताल में, विंशर महादेव पौड़ी में, और क्रांतेश्वर महादेव आपका चंपावत में हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। किस गांव में नंदा देवी का भारवाहक लाटू देवता शामिल होता है, बाण गांव में, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे, तो नंदा देवी का भारवाहक जो लाटू देवता है ये बाण गांव में क्या होता है, शामिल होता है। और बाण गांव में ही क्या है, इनका मंदिर है। और जो बाण गांव है, नंदा देवी राजात का क्या है, अंतिम पड़ाव भी, अंतिम गांव भी आता है। गांव वाला ये क्या है, अंतिम पड़ाव भी है, ठीक है। वहीं बाण गांव में बात करें तो जब लाटू देवता का कपाट खुलता है तो एक मेला लगता है, उस मेले का नाम क्या है, कौन सा मेला है? कौन सा मेला है, हाँ बस भूल जाओ तुम लोग, सुबह ही पढ़ा था मैं, बोरी मेला। कौन सा मेला है, बोरी मेला। तो लाटू देवता के कपाट खुलने में जिस मेले का आयोजन किया जाता है उस मेले का नाम है बोरी मेला हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखो कुलसारी है, दीवाल है, नौटी है, ये सभी जो है मां नंदा के राजात यात्रा के क्या है, पड़ाव है, अलग अलग पड़ाव है। नंदा देवी की यात्रा जो है नौटी गांव से शुरू होती है ना। बाकी कुलसारी बताया था आपको, ससुराल क्षेत्र का ये क्या है, पहला गांव है। वहीं आगे आपका क्या पड़ता है, देवाल पड़ता है, नंद केसरी पड़ता है, ठीक है, कई सारे आपके गांव पड़ते हैं बीच में। चलो अगला प्रश्न, चैतौल त्योहार का आयोजन किस जनपद में किया जाता है, तो चैतौल त्योहार का आयोजन जो है कहाँ किया जाता है, पिथौरागढ़ में किया जाता है। चैतौल त्योहार की बात करें तो यह है चैत की कब,
चैत की अष्टमी को इस मेले का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। इस मेले में या इस त्योहार में जो है किसकी पूजा की जाती है, देवल समेत की पूजा की जाती है। इनकी धार्मिक शोभ यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, चलो। चैतौल त्योहार, वही चैती मेला कहाँ लगता है? उधम सिंह नगर में लगता है चैती मेला। उधम सिंह नगर में कहाँ पे, काशीपुर में लगता है। ठीक है, चलो जी। और चैतौला मेला, चैतौला मेला, हाँ तो चैतौला मेला भाई ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे कि चैतौला मेला कहाँ पे लगता है। अगला प्रश्न, लीपने या सजावट करने की ऐसी कला जिससे मांगलिक एवं धार्मिक अवसर पर देहरी या आंगन में चित्र बनाए जाते हैं, तो बताओ उन्हें क्या कहते हैं? लीपने या सजावट करने की ऐसी कला, ठीक है, जिन्हें मांगलिक एवं धार्मिक अवसरों पर चित्र बनाए जाते हैं, बताओ क्या कहते हैं उनको? एप्पण तो कहा जाता है ना। एप्पण आपके क्या आंगन में नहीं बनते हैं? बनते हैं ना एप्पण, है ना। तो एप्पण मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो एप्पण है ये कुमाऊं क्षेत्र की क्या है, एक प्रसिद्ध लोक कला है कि नहीं। और वर्तमान में सरकार जो है एप्पण में खूब क्या कर रही है, इसको प्रचार प्रसार भी कर रही है। एप्पण आपको ये बताए थे, एप्पण जनरली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका रंगोली, ठीक है, और दूसरी प्रकार के एप्पण को क्या कहा जाता है, थापा कहा जाता है ना। रंगोली, रंगोली जनरली जो है क्या होता है कि जब हम क्या बनाते हैं जमीन पे, जब जमीन पे हम क्या बनाते हैं, विश्वार से चित्र बनाते हैं, तो वो रंगोली कहलाती है। और वहीं जब हम विश्वार से क्या बनाते हैं, दीवार पे चित्र बनाते हैं, तो उसको थापा कहा जाता है ना। तो एप्पण आपकी दीवार पे बन सकते हैं, जमीन पे बन सकते हैं। जमीन वालों को हम रंगोली बोल देते हैं, आम भाषा में हम रंगोली बोल ही देते हैं ना। ठीक है, और थापा, जब हम रंगोली को क्या या एप्पण को दीवार में बनाएंगे तो उसको क्या बोला जाता है, थापा कहा जाता है। ठीक है, रंगोली या एप्पण जो बनाए जाते हैं राज्य में, वो किससे बनाया जाता है, विश्वार से बनाए जाते हैं। ये विश्वार होता क्या है, तो ये आटे, ये चावल के आटे का घोल होता है। तो चावल के आटे के घोल को क्या कहा जाता है, विश्वार कहा जाता है। जनरली हमारे राज्य में पहले के टाइम पे विश्वार से ही एप्पण बनाए जाते थे, लेकिन वर्तमान में लोग इसका भी क्या ला रहे हैं, विकल्प ला रहे हैं। और वर्तमान में एक मिट्टी होती है जिसको कमेड़ा कहा जाता है, सफेद मिट्टी होती है, उस सफेद मिट्टी से भी एप्पण क्या किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। ठीक है, चलो, तो इतनी बात क्लियर है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखोगे एप्पण में, हाल में ही एक प्रश्न खूब चर्चाओं में या कई बार आ चुका है, जिसको कहते हैं हम एप्पण गर्ल, है ना। एक लड़की ऐसी है जो एप्पण में खूब सारे प्रोडक्ट बना रही है, नए नए प्रकार के प्रोडक्ट बना रहे हैं ना। तो उनका नाम क्या है, मीनाक्षी खाती, मीनाक्षी खाती। तो मीनाक्षी खाती को एप्पण गर्ल के नाम से जाना जाता है ना। और वही नमक वाली ब्रांड है, शशि बहुगुणा, भूली, भूली करके भी था ना एक, हाँ कुछ है, भूली स्टूडियो ऐसे कुछ था, कौन था, तानिया कोटनाला या तानिया सिंह, है ना। तो ये नाम भी आपको क्या रखने, याद रखनी। चलो जी, बाकी प्रकीर्ण चित्र आपके बनाए जाते हैं। शैली चित्र जो है आपके किसमें बनाए जाते हैं, आरती की थाली पे बनाए जाने वाले चित्र होते हैं। उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य थड़िया के संदर्भ में क्या सही नहीं है, ये बताना। इसमें एक से अधिक पुरुष भाग लेते हैं, ये गलत बात है, पुरुष तो भाग ही नहीं लेते, पहली बात तो ये है ना। ठीक है, तो पहला ही गलत हो गया ना, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पहला ही आंसर मिल गया हमें। यह है गढ़वाल क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके बाद यह प्राय उन विवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है जो पहली बार मायके आती है, बिल्कुल सही बात है। और मायके आने पर जब वो आंगन में पहुंचती है तो आंगन में किया जाता है। थड़िया नृत्य में जनरली जो वीर पुरुष होते हैं, उन वीर पुरुषों की गाथाओं का ये क्या करते हैं, गायन करती है ना थड़िया नृत्य। ठीक, तो यानी कि ए वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। इसके अलावा एक झुमेलो नृत्य भी होता है, तो झुमेलो नृत्य कहाँ किया जाता है, ये भी गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बुढ़ियात नृत्य कहाँ होता है, बुढ़ियात नृत्य जौनसाड़ क्षेत्र में होता है ना। छोलिया नृत्य कहाँ होता है, कुमाऊं में होता है। सरो नृत्य कहाँ होते हैं, गढ़वाल में होता है, टिहरी उत्तरकाशी क्षेत्र में। पौड़ा नृत्य कहाँ होता है, तो ये गढ़वाल में भोटिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपके और कोई नृत्य है और कोई नृत्य है, कौन सा, बहुत सारे नृत्य है ना। चलो अगला प्रश्न,
लोक वाद्य यंत्र संग्रहालय कहाँ है? लोक वाद्य संग्रहालय आपका कहां पर है? तो ये चितई अल्मोड़ा में। कहां है? चितई अल्मोड़ा में हो जाएगा। तो चितई अल्मोड़ा में आपका लोक वाद्य संग्रहालय हो जाएगा। ठीक है, चलो जी अगला प्रश्न आ जाओ। घर जमे गढ़वाली फिल्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बताओ भाई, क्या यह सर्वाधिक सफल गढ़वाली फिल्म थी? बिल्कुल सही बात है। क्या इसमें अभिनेता बलराज नेगी थे? ये बात भी बिल्कुल सही है। क्या अभिनेत्री शांति चतुर्वेदी थी? बिल्कुल सही है। क्या सभी कथन सही है? तो सभी सही है ना? तो प्रश्न ही आपका क्या हो गया? सभी सही। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना? और घर जमे कब निकली थी? 1986 ईस्वी में, है ना? और आपको क्या ध्यान रखना है इसमें? हाँ, कोई सिनेमा हॉल दिल्ली में, कौन सा सिनेमा हॉल था? संगम सिनेमा हॉल। तो संगम सिनेमा हॉल में ये लगातार कई हफ्तों तक, है ना, शायद बहुत सारे हफ्ते हैं, 29 हफ्ते, हाँ 29 हफ्ते तक लगातार ये चली थी। वहीं अगर बात करें तो गढ़वाली, पहली गढ़वाली जो फिल्म थी उस फिल्म का नाम क्या था? जगवाल। पहली गढ़वाली फिल्म था जगवाल। वहीं पहली कुमाऊनी फिल्म की बात करें तो कौन सी थी? हैं, उस फिल्म का नाम था मेघा आ। कौन आ? मेघा आ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न, लाखों गुफा से किसके रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं? तो लाखों उडियार से किसके रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं? तो पशुओं और मानवों दोनों के क्या हुए हैं? रंगीन चित्र प्राप्त हुए। कहां से? लाखों उडियार से। चलो बताओ। अब लाखों उडियार में कई बार बता चुका हूं, तो आप बताओ मुझे कि लाखों उडियार की खोज किसने करी है? लाखों उडियार की खोज, अच्छा ये भूल गए, कैसे चलेगा फिर काम है? 1968 में एमपी जोशी के द्वारा किया गया। एमपी जोशी के द्वारा क्या किया गया? इसकी खोज की गई, है ना? और कहां पे की गई? अल्मोड़ा के बाड़े छिना सुयाल नदी के तट पे, है ना? तो ये भी ध्यान रखना है, सुयाल नदी के तट पे, सुयाल नदी के तट का बाड़े छिना। ठीक है, बाड़े छिना याद रखना है। ठीक है, चलो जी, क्लियर इतनी बात? हाँ, ग्वारिकिया गुफा कहां मिली? चमोली में मिली। किमनी गांव गुफा है, किमनी गांव है, किमनी गांव। अल्मोड़ा नहीं, कहा? और ये मलारी, मलारी गांव, चमोली। पेटसाल है, पेटसाल अल्मोड़ा है, पेटसाल अल्मोड़ा। फड़कानौली है, फड़कानौली, खड़कानौली नहीं, फड़कानौली, खड़कानौली नहीं है। फड़कानौली भी कहाँ? अल्मोड़ा में मिली। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। ठीक है, 39वां प्रश्न। ठीक, साहित्यिक ग्रंथों में किस प्रजाति का वर्णन मुंड या सबर के नाम से मिलता है? ठीक है, बताओ भाई। है, बताओ कौन सी जाति है? अरे कोल। तो मुंड या सबर के नाम से किससे जाना जाता है? कोल कहा जाता है। किरातों को किन्न या किन्नर भी कहा जाता है ना, पढ़ा था हमने। ठीक है, खसों ने भी बहुत लंबे समय तक हमारे उत्तराखंड में क्या किया है? शासन किया है। ठीक, चलो जी अगले प्रश्न में आ जाओ। निम्न में से किसका वर्णन तुलसीदास की विनय पत्रिका में मिलता है? तो तुलसीदास की विनय पत्रिका में मिलता है, देखो, एक बद्रिकाश्रम का भी मिलता है, मंदाकिनी का भी मिलता है। तो बस सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों आपका क्या है? सही है, बद्रिकाश्रम और मंदाकिनी। तो तुलसीदास की विनय पत्रिका में बद्रिकाश्रम और मंदाकिनी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और कण्वाश्रम का उल्लेख किसमें मिलता है? कण्वाश्रम का, कण्वाश्रम अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना? भरत और शकुंतला की प्रेम कहानी, है ना? अभिज्ञान शकुंतला नाटक सुना है ना आपने? ठीक है, किसका है?
तुलसीदास का या कालिदास का है, या कोई और दास आपने सुना है? ठीक है, तो सी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में स्थापित मेगा फूड पार्क के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क हरिद्वार में 16 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित हैं, तो पहली वाली बात सही है। हिमालयन मेगा फूड पार्क महुआ खेड़ा काशीपुर में 25 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित हैं, तो दोनों बात बिल्कुल सही है। पहली बात तो आपको ये याद रखना है, हमारे राज्य में 2 बड़े फूड पार्क हैं, एक पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क जो कि हरिद्वार में, और दूसरा हिमालयन मेगा फूड पार्क एक है महुआ खेड़ा काशीपुर में, है ना। तो दोनों कथन आपकी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हमारे पास, किस फसल को उत्तराखंड में $1 बिलियन ग्रास कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? झंगोरा को। झंगोरा का क्या कहा जाता है? $1 बिलियन ग्रास कहा जाता है ना। पशुओं का ये मुख्य चारा होता है राज्य में, है ना। झंगोरा का जो बीज है वो खिलाया जाता है, खिलाया जाता है ना। सुना है आपने, उनके लिए जो स्पेशल हलवा बनता है, क्या बोलते हैं उस हलवा को? पींडू, है ना। पींडू, पींडा, है ना। पींडू, पींडा या पीना, जो भी बोल रहे हैं ना, जिस हिसाब से अलग अलग शब्द अलग अलग जगह पे थोड़ा सा चेंज हो सकता है, पर पींडू, पींडा, है ना। तो ये झंगोरा का स्पेशली जो हलवा बनाया जाता है, किसके लिए? जानवरों के लिए, पशुओं के लिए, तो उसको पींडा, पींडू या पीना कहा जाता है। और स्पेशली देखो, जब भी कोई त्योहार होता है, जैसे दीपावली के अवसर पे आपने देखा होगा खूब पशुओं की सेवा की जाती है, गाय माता की सेवा की जाती है ना। और शायद ही गांव में कोई ऐसा परिवार होगा जो पिंडा नहीं बनाता होगा, है ना। है कोई परिवार नहीं होगा ना। तो ये एक परंपरा है, हर कोई पिंडा बनाया जाता है ना। एक दिया बत्ती लेकर के, पिठाई लगा करके, है ना। उस दिन गाय भी सोचती है क्या हो गया आज, ये कर क्या रहे हैं आज, है ना। ठीक है, उस दिन पूजा होती है। बाकी बैलों का तो बुरा हाल है ना, बैल बेचारे, उनको पिंडा एक ही टाइम पे मिलता है जब हल लगाना होता है ना। हल के टाइम पे वो समझ आते हैं आज पिंडा लेके आए, हल लगाने जाना पड़ेगा। सुबह सुबह 4 बजे, है ना, लोग क्या करते हैं, एक दिन पहले पिंडा रख के तैयार कर लेते हैं। जब अगले दिन हल लगाने जाएंगे तो उससे सुबह ही 4 या 5 बजे पहले उनको बढ़िया से पिंडा खिला देते हैं, ताकि उनके अंदर क्या रहे, एनर्जी रहे, है ना। ठीक है, तो चलो, तो एक चीज है ना, लोगों के अंदर ना, पहले के जमाने पे लोगों के अंदर दया भाव तो था कि चलो भाई हार्ड काम करना है तो कुछ अच्छा पौष्टिक आहार जो खतरनाक वाला है उसको खिला देते। चारा तो हमेशा ही खा रहा है ना। ठीक है, तो इसीलिए देखो $1 बिलियन ग्रास किसे कहा जाता है? झंगोरा का कहा जाता है ना। कोदा की बात करें तो कोदा तो आपने सुना ही होगा, मंडवा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पौष्टिक आहार है। और स्पेशली आजकल तो कोदा का, है ना, आजकल मतलब सर्दियों वाला जो समय है ना, आजकल कोदा खाया जाता है। खाते हैं आप लोग? आजकल खाया करो, मैं खुद आजकल कोदा खा रहा हूँ, है ना। आजकल इतनी टेस्टी होती है कोदे। अब ये नहीं कि खाली कोदा ही आपने, खाली कोदा करोगे तो बेकार हो जाएगा। कोदे के साथ आपको गेहूं का आटा मिलाना है, मिला करके बढ़िया से, है ना, उसकी जो रोटी बनती है बहुत टेस्टी बनती है। और इतना ही नहीं करनी, उसके साथ घी भी लपेटना है थोड़ा सा बढ़िया से। अगर घी लपेटे तब जो मजा आता है ना खाने, अलग ही बात है आजकल, है ना। हालांकि गर्मियों में थोड़ा इतना अच्छा नहीं लगता, पर आजकल सर्दियों में तो बहुत मजा आता है कोदे की रोटी खाने में, है ना। तो कोदा हो जाएगा, ठीक। वही साटी, साटी तो सुना ही होगा। साटी क्या होता है? साटी क्या होता है? चावल, चावल नहीं, चावल को साटी नहीं होता, धान है ना। चावल तो बाद में आ गया ना। साटी क्या होता है? धान होता है। जब तक उस पे छिकल होगा बाहर से, है ना, तो उसको क्या कहा जाता है? साटी। ठीक है, ये गाना है, सटी लेवन मंडौन, कुछ ऐसे के गाना भी है ना। ठीक है, अब मारछा, मारछा सुने आपने? मारछा क्या होता है? तो जिसको क्या बोलते हैं? चौलाई। ठीक है, चौलाई को क्या कहा जाता है? मारछा कहा जाता है। हालांकि हमारे राज्य में भोटिया की एक जाति, है ना, या एक उपजाति, ठीक है, वो क्या होती है? एक होती है मारछा और एक होती है तोलछा। ठीक है, हाँ, मारछा और तोलछा। ठीक है, माणा में रहने वाले जो भोटिया होते हैं, माणा में रहने वाले जो भोटिया होते हैं उनको कहा जाता है मारछा। और ठीक है, नीति में रहने वाले जो भोटिया होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तोलछा कहते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना आपको। और ये मारछा, मारछा क्या होता है?
चौलाई, चौलाई तो चौलाई देखो, मारछा उपजाति भी होगी और मारछा आपका अनाज भी हो गया। ठीक है, चलो जी ये ध्यान रखना आपको, मारछा मरछू, है ना, ठीक है, ऐसे कुछ बोलते। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 के अवसर पर पुरस्कृत उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से सम्मानित गांव को उनके संबंधित क्षेत्र से मिलान कीजिएगा। करो भैया, इनको मिलान करो, है ना, मिलान करिए इनको। कर रहे हैं मिलान, करो, ठीक है, मिलान करिए। चलो जी, सबसे पहले देखो सूपी गांव, सूपी गांव की बात करें तो सूपी गांव जो है ये कृषि पर्यटन गांव घोषित किया गया इसको, ठीक है। वहीं जखोल गांव की बात करें तो जखोल गांव को जो है साहसिक पर्यटन के लिए घोषित किया गया 2024 में। वहीं हरसिल गांव की बात करें तो हरसिल गांव आपका वाइब्रेंट विलेज हो जाएगा। और वहीं गुंजी गांव की बात करें तो गुंजी गांव भी कैसा हो जाएगा आपका, वाइब्रेंट विलेज हो जाएंगे। हरसिल गांव है, गुंजी गांव है, माणा गांव है, ठीक है, ये गांव ना, इन गांवों को सरकार जो है वाइब्रेंट विलेज के रूप में क्या कर रही है, डेवलप कर रही है। क्यों? क्योंकि ये भारत के क्या है, प्रथम गांव है ना, दूर के गांव है, ताकि यहाँ से पलायन ना हो, लोग सीमा के आसपास रहे, है ना। तो यहाँ से पलायन को रोकने के लिए सरकार इन गांवों का खूब डेवलपमेंट कर रही है। ठीक, तो सूपी गांव जो है कृषि पर्यटन, जखोल गांव आपका साहसिक, हरसिल गांव आपका वाइब्रेंट विलेज और गुंजी गांव आपका क्या हो जाएगा, वाइब्रेंट विलेज हो जाएगा। तो एक का दो और दो का तीन, एक का दो, दो का तीन, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाओ, 2012 में गठित पवालगढ़ संरक्षित आरक्षित निम्न में से कहां पर है, बताओ कहां पर है। तो ये कहां हो जाएगा, नैनीताल में हो जाएगा। हालांकि इसका नाम अब क्या किया गया, चेंज किया गया, और क्या रखा गया, हाँ क्या रखा गया, सीतावनी, है ना, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलो जी अगले प्रश्न पे आ जाओ। चलो इस प्रश्न को पढ़ो, ठीक है। सुरेश भाई द्वारा शुरू किया गया रक्षा सूत्र आंदोलन किस उद्देश्य से जुड़ा था, तो टिहरी बांध के लिए ना, गलत बात। सरकारी नौकरी, ये भी क्या बात हुई, है ना। टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए, बिल्कुल सही बात है ना, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलो जी अगला प्रश्न, चरक संहिता में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, वानस्पतिक बगीचा, ठीक है, वानस्पतिक बगीचा या औषधम भूमि नाम। चलो अगला प्रश्न, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। व्योमगाड़ भड़ासू भूस्खलन, ठीक है, बताओ ये कब हुआ, तो व्योमगाड़ भड़ासू भूस्खलन कब हुआ, 2001 में, हाँ बताओ कब हुआ। बताओ रे कब हुआ, क्या कह रहे हो, बताओ कब हुआ। तो व्योमगाड़ भड़ासू भूस्खलन, तो ये कब हुआ, ये हुआ आपका 2001 में। बेरीनाग भूस्खलन ये कब हुआ, 1996 में, ठीक है। उखीमठ भूस्खलन 1998 में। कपकोट भूस्खलन 2010 में हुआ, है ना। और सिलक्यारा भूस्खलन, है ना, ये बड़ी चर्चाओं में रहा था, सिलक्यारा भूस्खलन है 2023 में। सिलक्यारा सुरंग, सिलक्यारा सुरंग जो भूस्खलन हुआ था ये आपका 2023 में हुआ, ये भी आप याद रखोगे, है ना, ठीक है। चलो जी, तो 1 2 3 4 आपके सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, टिहरी बांध का डिजाइन किसने तैयार किया, तो टिहरी बांध का डिजाइन जो है वो जेम्स ब्रून के द्वारा किया गया, बी इज द राइट आंसर, है ना। तो टिहरी बांध के बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं ना। पहली बात तो ये है 2400 मेगावाट की क्या है परियोजना है,
हालांकि शुरुआत में कम थी, लेकिन जब 1986 में रूस के राष्ट्रपति मिखाइल, है ना, गोर्बाचोव करके नाम के राष्ट्रपति हैं, जब वो भारत आए तो तब इसकी क्षमता बढ़ाई गई, तो रूस ने सहयोग करने की बात कही थी, तब इसकी क्षमता जो है 600 से 2400 की गई, है ना। हालांकि जो यह परियोजना है ये 3 फेज में चलेगी। पहला आपका जो मुख्य टिहरी वाला है, टिहरी बांध, ठीक है। उसके बाद जो है टिहरी पंप स्टोरेज, टिहरी पंप स्टोरेज, ठीक है, 1000 मेगावाट की है, 1000 मेगावाट की है। और थर्ड जो फेज है इसका, ठीक है, वो है कोटेश्वर बांध, और कोटेश्वर बांध जो है ये आपकी 400 मेगावाट की है ना। तो ध्यान रखना 3 फेज में इसका क्या किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। पूरी तरीके से बिजली यहां से पैदा हो रही है, इधर से भी शायद अब होने लग गई है, और इधर शायद अभी काम आपका क्या है, कंटिन्यूस है। तो टिहरी डैम वाली परियोजना भी पूरी नहीं हुई। और सोचो इस टिहरी डैम परियोजना की परिकल्पना पता है कब की गई थी? 1949 में, 1949 में पहली बार परिकल्पना की गई थी, ठीक। और उसके बाद आपको पता है ये स्टार्ट 1978 के आसपास होता है, फिर टीएसडीसी की स्थापना की गई थी, है ना। चलो जी, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? जेम्स ब्रूम। अगला प्रश्न आ जाओ। टिहरी बांध में स्थित 400 मेगावाट की कोटेश्वर बांध परियोजना, तो ये तो अभी बताया किस पे हो जाएगा, भागीरथी पे हो जाएगा, है ना, ठीक है, भागीरथी पे हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए युग्मों में सही को चुनिए, तो चुनिए सही को। भागीरथी एवं आकाशगंगा का संगम गोमुख में, बिल्कुल सही बात। भागीरथी व जलंधरी नदी का संगम हर्सिल, एकदम राइट बात है। भागीरथी एवं जाह्नवी नदी का संगम, भागीरथी एवं जाह्नवी नदी का संगम लंका, कई बात सही है बताओ, है सही है ना, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न में आ जाओ। काणाताल, डोडीताल, केदारताल कहाँ है? उत्तरकाशी में हो जाएंगे, है ना। काणाताल, डोडीताल, केदारताल। रूपकुंड कहाँ हो जाएगा? चमोली, है ना। और इसके अलावा देवराताल, देवराताल कहाँ होगा? रुद्रप्रयाग में हो जाएगा, है ना। सहस्त्रताल टिहरी गढ़वाल में। नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल कहाँ होगा? है नैनीताल में हो जाएगा। भीमताल, ठीक है। खुरपा ताल नैनीताल में हो जाएगा। बदाणी ताल है टिहरी, टिहरी में, रुद्रप्रयाग में, ठीक है। चलो जी, तो कई सारे आपके ताल हो जाएंगे। तो ये आपकी कहां पे फिलहाल? उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न, फुटबॉल अकादमी कहाँ है? तो देहरादून में। एडवेंचर लवर्स पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग सेंटर है कहाँ है? पिथौरागढ़ में। आईटीबीपी का स्काइंग प्रशिक्षण केंद्र, ये भी औली में है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में। देखो 1 2 3 4 है कहीं? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कह रहे हो? अगला प्रश्न आ जाओ। निम्न में से किन खिलाड़ियों का संबंध हॉकी से है? तो देखो हॉकी से मंजू बिष्ट, क्या हॉकी से है? मंजू बिष्ट है क्या? मंजू बिष्ट हॉकी से है? तो बिल्कुल है रे, हॉकी से ही है। चित्रांशी रावत हॉकी से, मीर रंजन नेगी हॉकी से। तो डी इज द राइट आंसर। मंजू बिष्ट, चित्रांशी रावत और मीर रंजन, ये सभी खिलाड़ियों का संबंध जो है ये किससे? हॉकी से। अगला प्रश्न आ जाओ। 2016 में गठित उत्तराखंड भाषा एवं बोली संस्थान कहां पर है? तो यह है चमोली के गौचर में। उत्तराखंड भाषा एवं बोली संस्थान आपके कहां पर है? गौचर में, यानी चमोली में हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आ जाओ। मुक्तेश्वर में भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना की गई, किसके द्वारा की गई? कहां पे की गई? कब की गई? 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में। बड़ा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र लेवल का है। गणराज वंश किस कवि की ब्रज भाषा में रचित श्रेष्ठ रचना है? तो बताओ किसकी है? गणराज वंश किसकी हो जाएगी? मोलाराम की हो जाएगी, है ना। किसकी हो जाएगी? मोलाराम की हो जाएगी। बाकी मोलाराम इन सभी के बारे में, सुमित्रा नंदन, गुमानी पंत, इनके बारे में कई बार बता चुका हूं।
कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1973 ईस्वी में, है ना। और 1973 ईस्वी में ही एक और विश्वविद्यालय बना था, कौन? HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी, है ना। 2009 में जिसे क्या दिया गया? केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। कौन सा कथन सही सुमेलित है? टॉयलेट मैन ऑफ उत्तराखंड, कौन है टॉयलेट मैन ऑफ उत्तराखंड? है रमेश भटेजा, बिल्कुल सही बात। दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी केसर सिंह रावत। उत्तराखंड की पिरुल वुमेन मंजू शाह। देखो पिरुल वुमेन याद रखो, आजकल ये वुमेन वुमेन वाला ज्यादा आ रहा है ना। हाँ, तो भाई कहीं पे वुमेन कोई अलग काम कर रही है तो बिल्कुल नहीं भूलना है ना। पिरुल वुमेन, है ना, एप्पन गर्ल, है ना, और भूली स्टूडियो और नमक वाली ब्रांड। ठीक है, ये सारे आपको क्या करने, अच्छे से याद करने, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलो थक गया ये भी, हाँ नहीं थका। अनिमठ नामक स्थान किस बद्री के समीप है? तो अनिमठ नामक जो स्थान है वो आपके कहां पर है? तो यह वृद्ध बद्री में हो जाएगा। कहां पे हो जाएगा? वृद्ध बद्री में हो जाएगा, है ना। तो देखो भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री, आदि बद्री, ठीक है। तो जैसे पंच केदार है ऐसे पंच बद्री भी है, बद्री विशाल। अगला प्रश्न, तो देखो लास्ट प्रश्न है ये। राज्य की प्रथम महिला कुलपति होने का श्रेय किसे जाता है? तो किसको जाता है बताओ? सुशीला डोभाल को। सुशीला डोभाल जो है राज्य की पहली महिला कुलपति बनी है। ठीक है, तो देखो ये उत्तराखंड के आपके 40 प्रश्न थे, 40 प्रश्न का सॉल्यूशन है। ठीक है, चलो जी।